हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जयश्री। जैसा कि मैंने आपसे पोल्स में पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो ज़्यादा वोटिंग ईडी के लिए हुई थी, तो आज से हम लोग ईडी की स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल हो और कुछ सीखने को मिले आपको। ठीक है, ईडी वैसे देखो डायरेक्शन वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब कि सब कुछ डायरेक्शन वगैरह इनका खेल होता है। तो क्योंकि मैं बाय फेस नहीं पढ़ाती हूँ, ओनली पेपर वगैरह में पढ़ाती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी चीज़ें आएँ वो आसानी से समझा पाऊँ मैं। ओके, क्योंकि एक तो होता है कि हम लोग बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो हम लोग हाथों से डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें सही से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ओके, पेपर पे उतना करना, वैसे ही हम लोग 2D में बात करें उसमें भी बिना इस तरीके से तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ और आप तक बात पहुँच पाए। ठीक है, तो ईडी के अंदर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स और ईएमटी, ये चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू करने वाले हैं। इसमें भी फर्स्ट टॉपिक हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से हम लोग आगे मतलब बेस सीखे ना वेक्टर अलजेब्रा पूरी ईडी के लिए। अगर आपको वेक्टर्स की स्टडी अच्छे से आती है तो ही आप आगे के सारे टॉपिक समझ पाओगे, कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, वैसे नॉर्मली सबको आता है वेक्टर, अगर पढ़ा हुआ है तो कोई ना, क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करते रहो और एक बार वापस इसको लुक कर लो, और अगर नहीं तो आप अगले टॉपिक से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो अगर नहीं आता है वेक्टर तो आपको ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा जो है वो बेसिक है। ठीक है, जिसके ऊपर आपकी ईडी की सारी कैलकुलेशन और सब कुछ होगा। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वेक्टर अलजेब्रा। ओके, सबसे पहले तो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वेक्टर किसे कहा जाता है, ऐसी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। और वो सारी चीज़ें भी कि वो ट्रायंगल, लॉ ऑफ एडिशन और उन सबको फॉलो करें। ठीक है, बेसिकली हम लोग जो नॉर्मल डेफिनेशन देते हैं तो क्या बोलते हैं कि क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लिख लो इसके लिए। क्या होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पता है कि वेक्टर्स है। अभी हम लोग जो दूसरे कंसेप्ट है ना कि ये ट्रायंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो सूडो वेक्टर्स और उन सब के अंदर डीप में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इतना आगे जाएंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो उतना कवर हो नहीं पाएगा। वो सारे कंसेप्ट जरूरी है, आप लोग किसी बुक से पढ़ सकते हो, पर अभी हम लोग एग्जाम पर्पज़ के अकॉर्डिंग बस चीज़ें देखते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको डीप में स्टडी करना है तो आप लोग कोई बुक लेके उससे सारा स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हमारा इतना बहुत है, और बाकी चीज़ें आपको भी पता होगी। तो ये हो गया। उसके बाद में देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई जेड है। तो ये ओरिजिन है, इसको हम ओ ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर of a point xyz about the origin is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे उसको, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स है, स्मॉल लिए हैं तो स्मॉल लिख दो। ओके, यहाँ पर अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए है पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में, ये क्या है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और ये इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स थे पॉइंट के विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो हो गए। अब अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में तो हम कैसे लिखेंगे,
यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आर कैप क्या हो जाएगा, वो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। यानी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर इसका मैग्नीट्यूड है। अब इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिखेंगे हम, कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, जो उसके सारे कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर का सम करके रूट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, इस तरीके से लिख दिया। अब देखो, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। नोट, अगर आप पहली बार ये चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो बाकी तो ये चीज़ सब चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये आर कैप क्या था, यूनिट वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई दो पॉइंट्स हैं तो वो आपको दे दिए, उनके बीच में आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो चीज़ देखो, है ना। नोट करते जाना साथ में आप लोग भी सारी चीज़ें, है ना। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो नोट साथ में बनाते जाओ। पोजीशन वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स having coordinates p, x1 y1 z1 and q x2 y2 z2, ठीक है। हमको दो पॉइंट दे दिए p और q, इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब मान लो ये पॉइंट है p, ये पॉइंट है q, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। अब ये है कि आपको पूछा क्या है, पोजीशन वेक्टर q का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू p, या फिर p का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू q, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू p, ठीक है। q का लिखना है विद रेस्पेक्ट टू p, तो ये क्या होगा, p q वेक्टर, ठीक है। यानी हम p से q की तरफ, ये चीज, ओके। किसका चाहिए, q का चाहिए ना, तो यहाँ पर एरो किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया p q वेक्टर। कितना होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 z2, इनिशियल पॉइंट के क्या है, x1 y1 z1, तो बस इसको लिख दो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको बोलते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q, तो इसका मतलब कि इस केस के अंदर आपसे क्या पूछा है उन्होंने, ये p है ये q है, तो p का पोजीशन वेक्टर पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू q, तो ये चीज़। अब फाइनल पॉइंट्स क्या होंगे, x1 y1 z1, इनिशियल क्या आते हैं, x2 y2 z1, सॉरी z2, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हम लोग किसी भी वेक्टर के लिए। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, QP वेक्टर लिखने वाले हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, x1 माइनस का x2 आई कैप प्लस y1 माइनस का y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों के अपोजिट है ना, मतलब कि पी क्यू वेक्टर जो है वो क्या चीज़ है, माइनस का क्यू पी वेक्टर है। डायरेक्शन क्यू की यहाँ पर अपोजिट हो रही है इसलिए, ठीक है, क्योंकि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस तो वही है, ठीक है। डिस्टेंस वही है तो चेंज क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से वेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है। पी क्यू वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ क्यू पी वेक्टर, बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, ओके। जैसे यहाँ पे लिख रहे थे ना हम लोग वेक्टर, तो ये किस तरीके से आया था, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो x माइनस 0 आई कैप, y माइनस 0 जे कैप, और इस तरीके से लिखने आया था, ओके। तो अभी हमने क्या देखा, वेक्टर क्या होता है, एग्जाम्पल पोजिशन वेक्टर किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। कोई दो पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स अगर हमको गिवन है, तो उस केस में किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है।
अभी हम लोग सारी बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब बीएससी सही जगह से नहीं किया, एमएससी नहीं की, और जो भी कुछ है कंसेप्ट बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी तो आगे आएंगे नहीं, ठीक है। तो अगर किसी ने पढ़ रखा है तो हो सकता है उसका ये सब चीज़ें बहुत ईजी लगे, तो आप लोग सीधा देख लो, मैटर नोट कर लो, ठीक है। बाकी समझते हुए चलो, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए चलने वाली हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करके लिख लो आप लोग भी। क्या चीज़ है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विथ नेगेटिव साइन, कोई वेक्टर है, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं उसको नेगेटिव साइन के साथ में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिमेन सेम। ऑब्वियसली जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन फिर चेंज क्या होगा, उसकी डायरेक्शन, ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, बट इट्स डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड। ओके, जैसा कि अभी हमने देखा पी क्यू वैक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ क्यू पी वैक्टर, राइट। अब हम लोग को क्या देखना है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर एडिशन, देखो मान लो ये वेक्टर आपको गिवन है ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर आपको कुछ इस तरीके से दे दिया है कि यह है बी वेक्टर। अब आपको बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि ए वेक्टर बना दो, उसके बाद बोला है बी वेक्टर, तो ये जहाँ पे खत्म हुआ है ना, इसका जो एरो है वहाँ पर आपको इस बी वेक्टर को ऐसे के उसे उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। किस तरीके से था, ये था वेक्टर, मतलब क्या, वैसा नहीं कि इसकी डायरेक्शन वगैरह को चेंज कर लोगे, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब सेम, ऐसे के इसे लेंथ से उठा के यहाँ रखना है, ये आपने रख दिया। थोड़ा सा हो सकता है मेरे से बनाने में टेढ़ा हो जाए, लेकिन आप लोग को वैसे ही बनाना है ना। ये हो गया बी वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कैसा होगा, देखो रिजल्टेंट के अंदर क्या होता है कि ये जो चीज़ है वो होगी इसका रिजल्टेंट, एंड दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, अगर ये इस डायरेक्शन में होता तो खत्म बात। ये दोनों अगर इस डायरेक्शन के अंदर है, मतलब साइकिल यू चल रहा है, तो इनके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो बनेगा वो रिजल्टेंट होगा। यानी ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनका रिजल्टेंट होगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो हम ये वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस साइकिल में, और ये इस तरीके से, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर निकालो, तो क्या करोगे, पहले बी वेक्टर बनाओ, कैसा है, ऐसा है, ये लो बना दिया। अब ए वेक्टर बनाओ, ये यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे ए वेक्टर बना दो, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये ऐसा, तो अपोजिट डायरेक्शन ये, इसका मतलब कि ये चीज, ये क्या हो गया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब एक बात बताओ, ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, ऑब्वियसली बराबर होंगे, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होगा। ओके, गॉट इट। यहाँ से आप लोग देख सकते हो लेंथ वही, डायरेक्शन वही, सेम चीज़ है, ओके। उसके बाद में ये चीज़ कैसे करें समझ में है ना, रिजल्ट लगाना, वो जो चीज़ होती है कि अगर ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है मान लो, और ये सी वेक्टर है, यानी कि ये सब सेम साइक्लिक ऑर्डर में है, एक ही ऑर्डर में, तो उस केस के अंदर लॉ क्या बोलता है कि ए वेक्टर, ये सी वेक्टर मान लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको अलग लिखना है ना, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 0 हो रहा है तो इसका अपोजिट उसका सम दे देगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में अगला देखो, हमको क्या देखना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये तो था वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, देखो आपको बोल दिया कि ये है ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर ये वाला ही ले लो वापस, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। हमको निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या करोगे,
ए वेक्टर में अगर मैं माइनस बी वेक्टर को जोड़ दूँ तो कुछ बात बन जाएगी, सेम ही चीज़ है ना ये दोनों। अब अगर बी वेक्टर ये है तो माइनस बी वेक्टर कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे बस, मैग्नीट्यूड तो का वही रहेगा, डायरेक्शन उल्टी, तो ये हो गया है माइनस बी वेक्टर। अब मुझे ऐड करना आता है तो मैं ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर देती हूँ तो मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा। तो ये तो रहा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये रहा, तो इस तरीके से ये हो गया अब माइनस बी वेक्टर। अब मुझे रिजल्टेंट बनाना है तो इधर बनाऊँ या इधर, इधर बनाऊंगी, ठीक है। तो ये बन गया है रिजल्टेंट, जो कि क्या निकल के आएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऐसे अगर मान लो मुझे इधर ही बना देती हूँ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालना है तो क्या करूँगी, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, बी वेक्टर बनाएंगे। ये रहा बी वेक्टर, ये लो बन गया बी वेक्टर। अब ए वेक्टर ऐसा था, ए वेक्टर का नेगेटिव कैसा होगा, डायरेक्शन अपोजिट, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ए वेक्टर क्या इधर है ना, तो ये इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। तो ये रहा यहाँ पर माइनस का ए वेक्टर, ओके। ये हो गया फिर वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ओके। अब यहाँ पर हमको पता है ऑब्वियसली कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देखो और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर देखो, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इसके डायरेक्शन इधर है, इसके डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो दिख रहा है कि सेम है, तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गए। इसके बाद में हमको क्या देखना है, डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और उसके बाद हमको क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह देखते हैं। तो अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट और देख लेते, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब तीसरा नंबर का लिखते हैं इसे डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। कोई भी दो वेक्टर से ए वेक्टर बी वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स A vector and B vector is defined as A vector dot B vector equals to mod of A vector, यानी मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा, ठीक है। जहाँ पर कि थीटा क्या है, ऑब्वियसली इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है ना, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके। जैसे कि ये वेक्टर है ए वेक्टर, यहाँ पर मान लो ये है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा है। तो इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, थीटा इनके बीच का एंगल है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखो इसके यूजेस के अंदर लिखो। पहला क्या यूज़ है इसका, कि अगर हमको कोई दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल निकालना है तो यूज मतलब क्वेश्चन सॉल्व के अंदर किस किस टाइप के से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हमको दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच में हमको बोल दिया एंगल कितना है, तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, इंडिविजुअली दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो और इस फॉर्मूले में पुट करके निकालो। कैसे, यहाँ से हमको दिख रहा है कोस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस फॉर्मूले से है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये पहला यूज़ क्या हुआ, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उसके बाद में सेकंड यूज़ क्या हो सकता है, देखो सेकंड नोट करो, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर हमको बोला गया है कि दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में हमको बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, इसे हम एक तरीके से प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए आप लोग जैसे जैसे देखो कि ये ए वेक्टर है ना, यहाँ से बना लो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब इन्होंने हमको बोला है कि बी वेक्टर जो है उसका ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है। ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये जैसा मेरे पेन की डायरेक्शन है ना, ये इसका एरो मान लो,
तो ये दिख रहा है हमको कि इस तरीके की डायरेक्शन में ये बी वेक्टर है। तो यहाँ से इसका कंपोनेंट हम लोग कैसे देखेंगे, ये इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट बना रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन बनाना। ठीक है, इसका इस डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्शन है वो चीज़ होती है उसका कंपोनेंट होना। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, थीटा इनके बीच में अगर एंगल है तो ये चीज़ क्या हो जाती है बी साइन थीटा, और ये पर्टिकुलर चीज़ क्या हो जाती है बी कॉस थीटा हो जाती है। और डायरेक्शन क्या होगी, ए वेक्टर की डायरेक्शन अगर ये ए कैप है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर अगर हम देखें तो वो क्या होगा ए कैप होगा। और मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर के प्रोजेक्शन के लिए, बी कोस थीटा है, तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो कंपोनेंट किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ले रहे हैं ए वेक्टर की और मैग्नीट्यूड हमको इसी का चाहिए है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करा लेंगे इससे। ठीक है, तो क्या बन के आएगा हमारे पास में, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की डायरेक्शन और कोस थीटा। ठीक है, तो वो बी कोस थीटा हो जाएगा। ओके, thus it is used to find component of a vector in a particular direction। ठीक है, component of a vector इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको कोई वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है तो वो हम ऐसे निकाल लेंगे। ओके, दिख रहा है साफ, प्रोजेक्शन इस तरीके से हुआ और वो कंपोनेंट कितना होगा वो हमने डायग्राम से भी देख लिया है। थर्ड चीज़ देखो, अगर हमको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके लिए आपको खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट करा के उसका रूट करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ए वेक्टर क्या होगा ए स्क्वायर, इसका रूट यानी मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये तरीका होता है, क्या कैसे निकालोगे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओ, स्क्वायर बन जाएगा, उसका रूट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो अब एक, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m for which a vector is equal to m I cap plus j cap plus under root of 5 k cap subtends an angle 60 degree with b vector equals to 4 I cap minus 5 j cap plus root 5 k cap is equal to what। ओके, कांस्टेंट m की वैल्यू क्या हो जिसके लिए कि जो a वेक्टर कितना है हमको दे रखा है वो इस b वेक्टर के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो क्या करना है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट, ये हमको समझ में आ रहा है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा, कोस थीटा यहाँ से मिल जाएगा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख ही सकते हैं हम लोग, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ठीक है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा, m और 4 यानी 4m माइनस 5 और 1 माइनस 5 रूट 5 और रूट 5 प्लस 5 है ना, किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिख सकती हूँ मैं, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, वही होता है ना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर 5। फिर कोस थीटा यानी कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इन दोनों से ये कैंसिल, यहाँ से क्या बना 4m, ये क्या बना अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 6 और ये चीज़ अंडर रूट ऑफ 46। ठीक है, और कोस 60 डिग्री यानी हाफ, हाफ को उधर भेज दो, इसका मतलब 8m कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट ऑफ 46। अब इस तरीके की चीज़ें हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड में, तो लिख दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 8m का 64m स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 6 और 46। ठीक है, आगे सॉल्व करो इसको, 64m स्क्वायर, इसको इससे करेंगे 46m स्क्वायर इधर भेज दो, माइनस 46m स्क्वायर, इसको 46 को 6 से करेंगे तो 276,
इन दोनों को माइनस करेंगे तो 18m² इक्वल्स टू 276। यहाँ से m² क्या होगा 276 डिवाइडेड बाय 18। इसको सॉल्व करते हो तो 46/3 आता है, करके देख लेना। तो m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, √46/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ ही नहीं था, फॉर्मूले में a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला पता है, उसको लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, कंडीशन देख रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बस। एक और क्वेश्चन लिखो अब। इफ क्वेश्चन साथ में करते चलेंगे ना, हर टॉपिक के जो भी होंगे, क्योंकि इसमें तो वही है मेन। अब इफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a वेक्टर इक्वल्स टू मान लो l सीधा i कैप प्लस m j कैप प्लस k कैप है। ठीक है, ऑन वेक्टर b वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप इज इक्वल टू, हमको ना बता दिया है ना कि अगर a वेक्टर ये है, उसका पोजीशन b वेक्टर के ऊपर कितना है 19/9 है, तो हमको ये बताना है कि m जो है वो क्या होगा। ठीक है, a वेक्टर का b वेक्टर के ऊपर पोजीशन कैसे लिखेंगे, किसका चाहिए a वेक्टर का, किसके ऊपर चाहिए b वेक्टर के ऊपर, यानी b वेक्टर की डायरेक्शन के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है। यह भी हमने देखा है, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट निकालना क्या होता है। ठीक है, तो वो हमको कितना दे दिया इन्होंने कि ये 19/9 है। तो a वेक्टर लिखो i कैप प्लस m j कैप प्लस k कैप, राइट, डॉट यहाँ पर b कैप यानी b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। तो क्या है b वेक्टर 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। मैग्नीट्यूड कितना होगा √4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। कितना दे रखा है 19 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, आगे सॉल्व करो, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो। 1 × 4 4 माइनस 4 × m माइनस 4m और 1 × 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय, इस चीज़ को निकालोगे तो ये बनता है √81 इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 9। √81 क्या हो गया 9, 9 से 9 कैंसिल। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व कर लेना। m की वैल्यू इस इक्वेशन से कितनी निकल के आएगी -2 निकल के आएगी, वो हो गया हमारा आंसर। ओके, कुछ नहीं था, इन्होंने साफ बोल दिया प्रोजेक्शन इतना है, तो हमको यूज लेना है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब एक लास्ट और क्वेश्चन कर लो इसके लिए। एंगल बिटवीन, ये अच्छा क्वेश्चन है, a कैप एंड n कैप इज 30 डिग्री। i कैप और n कैप के बीच में एंगल 30 डिग्री है। इफ अ वेक्टर डिफाइंड एज a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3n कैप, ठीक है, देन व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जो हमको निकालना है। किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर का। ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3n कैप है, और यहाँ पर i कैप और n कैप के बीच में एंगल 30 डिग्री है। ये वो चीज़ नहीं है कि i कैप j कैप k कैप है तो आप लोग सीधा सीधा ऐसे कर लोगे कि √4 + 9, वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब हम वो x y z के अकॉर्डिंग वो i कैप j कैप k कैप लिखते हैं, वो सब के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने i और n के बीच में एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो अब आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट के थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, √a वेक्टर डॉट a वेक्टर करके। ठीक है, तो वही चीज़ आपको करनी है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराओ, उसका रूट ले लो। ठीक है, तो देखो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से सीधा लिखो इसका इसी के साथ में, तो एक बार लिख लो, चलो 2i कैप प्लस 3n कैप डॉट ऑफ 2i कैप प्लस 3n कैप, ठीक है, इक्वल्स टू √, इसको इसके साथ करोगे तो 2 × 2 = 4 और i कैप डॉट i कैप, ठीक है, प्लस इसको इसके साथ में कर लो, या फिर चलो पहले इन दोनों को कर लेते हैं, 3 × 3 = 9 n कैप डॉट n कैप, तो खुद का खुद के साथ में 1 आ जाएगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो जब हम इस 2 का इस 3 के साथ में करेंगे तो 6 i कैप डॉट n कैप, इस तरीके से इसका इसके साथ में करेंगे तो 6 n कैप डॉट i कैप आएगा। अब i कैप डॉट i कैप 1 होगा, n कैप डॉट n कैप भी 1 होगा, तो ये क्या होगा √4 + 9 + 6। i कैप डॉट n कैप क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको, देखो i कैप डॉट n कैप क्या होगा, i कैप का मैग्नीट्यूड n कैप का मैग्नीट्यूड और
कोस थीटा। अब ये क्या है, यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने नोट करके लिखा था शुरू में 1 होता है, तो 1.1 और कोस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री है ना, तो √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई कैप डॉट एन कैप क्या होगा, √3/2 प्लस 6। फिर एन कैप डॉट आई कैप करोगे तो भी वही बात आएगी ना, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट है। इसी तरीके से आई कैप डॉट एन कैप करो चाहे एन कैप डॉट आई कैप करो, बनेगा क्या, √3/2। अब इस चीज़ को सॉल्व करो, 9 4 13 और ये 3 3, वापस इनको ऐड करेंगे तो प्लस 6√3, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो बाय बाय।